भारत का ये नया हथियार क्यों सबको डरा रहा है, जानेंगे भारत ने ऐसा क्या बनाया है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश हो गया। ईरानी राष्ट्रपति ने क्या कश्मीर का नाम लिया था। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी आज पाकिस्तान के 2 दिन के दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने इस्लामाबाद में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद पाकिस्तान और ईरान ने एक प्रेस वक्तव्य जारी किया। पाकिस्तान ने अपने जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट में दावा किया कि ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के रुख का समर्थन किया है। हालांकि सच्चाई ये है कि मीडिया के साथ अपने बातचीत के दौरान राइसी ने एक बार भी कश्मीर का नाम नहीं लिया है। पाकिस्तान के इस झूठ का खुलासा खुद कई वरिष्ठ पाकिस्तानी पत्रकारों ने किया है। उन्होंने कहा है कि ईरानी राष्ट्रपति ने अपने पूरे बयान में एक बार भी कश्मीर का नाम नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि ईरानी राष्ट्रपति ने अपने पूरे बयान में एक बार भी कश्मीर का नाम नहीं लिया है। पाकिस्तान ने अपने प्रेस स्टेटमेंट में कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दौरे पर आए ईरान के राष्ट्रपति के समकक्ष कश्मीर मुद्दा उठाया। कश्मीर मुद्दे का समर्थन करने के लिए ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी का धन्यवाद भी दिया। हालांकि ईरान के राष्ट्रपति राइसी ने गाजा पट्टी का जिक्र करते हुए सिर्फ इतना कहा कि उनका देश उत्पीड़न के खिलाफ सभी यूएनएससी प्रस्तावों के साथ है। सरकारी रेडियो पाकिस्तान ने कहा कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सोमवार को आतंकवाद को खत्म करने के लिए जॉइंट प्रयासों पर सहमत हुए। रेडियो पाकिस्तान की रिपोर्ट के अनुसार इससे पहले विदेश मंत्री इसाक डार ने इस्लामाबाद में ईरानी राष्ट्रपति से मुलाकात की, जहां उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ क्षेत्रीय वैश्विक विकास पर भी चर्चा की। रिपोर्ट में कहा गया कि राइसी और डार ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए बढ़े हुए प्रयासों के महत्व पर भी जोर दिया। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय चुनौतियों के समाधान के लिए शांति और रचनात्मक बातचीत के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राइसी की पाकिस्तान यात्रा संदेह के घेरे में थी, क्योंकि इस महीने की शुरुआत में दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हवाई हमले के जवाब में ईरान ने एक सप्ताह पहले इजराइल पर एक अभूतपूर्व मिसाइल और ड्रोन हमला किया था। इसके बाद मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया था। फिर शुक्रवार को ईरान के परमाणु ठिकानों के नजदीक इजराइल ने जवाबी हमला किया। हालांकि ईरान ने इस इजरायली हमले को अधिक महत्व नहीं दिया और संकेत दिया उसके पास जवाबी कार्रवाई की कोई योजना नहीं है। राइसी की यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान और ईरान जनवरी में जैसे को तैसा मिसाइल हमलों के बाद संबंध सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। सीमा पार हमलों ने गाजा में इजराइल के सैन्य हमले से पहले ही भड़के क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा दिया। तेहरान ने उसी सप्ताह पाकिस्तान में ईरान विरोधी समूह के खिलाफ हमले किए, जिस सप्ताह उसने इराक और सीरिया को निशाना बनाया था। पाकिस्तान ने सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में कथित आतंकवादी ठिकानों पर छापेमारी कर ईरान को जवाब दिया था। दोनों देशों ने अतीत में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाया है कि आप आतंकियों को पनाह देते हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत क्या F-35 बना रहा है। 1970 में भारतीय जगुआर फाइटर जेट ने दुश्मनों के पसीने छुड़ा दिए थे और अब से पैकेट जगुआर डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट को नया जीवन दिया जा रहा है। भारतीय वायुसेना लड़ाकू विमानों के लिए नई पीढ़ी की क्लोज कॉम्बैट मिसाइलों को अपने बेड़े में शामिल कर रही है, ताकि दुश्मनों के खेमे में विनाश लाया जा सके, और इसी कड़ी में जगुआर को अपग्रेड किया जा रहा है। जगुआर फाइटर जेट्स का संचालन वर्तमान में सिर्फ भारतीय वायुसेना ही करती है और इसे अपग्रेड कर पुनर्जीवित किया गया नए तरीकों से हमले करने के लिए इसमें नेविगेशन एवियोनिक्स को शामिल किया गया है। भारतीय वायुसेना ने जगुआर फाइटर जेट्स को नई पीढ़ी के मिसाइलों से लैस करने के लिए डिफेंस इंडस्ट्री के प्लेयर्स से प्रस्ताव मांगे हैं। इन मिसाइलों को विमान के नए डिस्प्ले, अटैक रेंजिंग, इनर्शियल नेविगेशन, एवियोनिक्स और हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले के साथ अटैच किया जाएगा। जगुआर में लगाने के लिए यूरोपीय फर्म MBDA की एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल के रूप में की गई है, जो एक फ्रांसीसी मिसाइल है। IF के टेंडर में पायलट की स्थिति जन्य जागरूकता, टारगेट क्षमताओं में सुधार के लिए हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम को शामिल करने की मांग की गई है।
HMDS महत्वपूर्ण उड़ान और टारगेट की जानकारी को सीधे पायलट के हेलमेट वाइजर पर प्रोजेक्ट करता है। IF ने जगुआर स्ट्राइक एयरक्राफ्ट के ओवर द विंग पायलोन पर पुराने मेट्रा R550 मैजिक को बदलने के लिए NGCCM का चयन किया है। ASRAM मिसाइल में एक इंफ्रारेड होमिंग सिस्टम है जो इंसानों के देखने की क्षमता को अंदर लक्ष्य को ट्रैक करता है। इस मिसाइल का वजन है 88 kg का और इसकी मारक क्षमता है 25 किलोमीटर से थोड़ी ज्यादा। यूरेशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट में भारतीय वायुसेना के अधिकारी ने कहा कि IIR सबसे एडवांस IR मिसाइल है। जब IR मिसाइलें निष्क्रिय होती हैं तो लक्ष्य के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। हेलमेट माउंटेड साइटिंग डिस्प्ले के साथ पायलट विमान को उस तरफ घुमाए बिना ही लक्ष्य की ओर देखने के लिए मिसाइल हेड को संकेत दे सकते हैं। अधिकारी ने कहा कि मिसाइलें ऑनबोर्ड रडार से इनपुट के बिना भी ओवर द शोल्डर शॉट्स को देखना संभव बनाती है क्योंकि कोई भी रडार पीछे नहीं देखता है। ASRAM मिसाइल रॉयल एयरफोर्स के विद इन विजुअल रेंज डोमिनेंस हथियार के रूप में सर्विस में है। इस हथियार को रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स ने अपने F-18 हॉर्नेट पर तैनात किया है। WVR हवाई युद्ध में पहले हमला करने की क्षमता होना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो पहले हमला करता है उसकी जीत पक्की मानी जाती है। लिहाजा किसी दुश्मन से मुकाबला करने वाले पायलट को एक ऐसे मिसाइल की जरूरत होती है जो पहले से कहीं ज्यादा रफ्तार और चपलता के साथ प्रतिक्रिया करती हो ताकि दुश्मन के विमान को या किसी टारगेट को पलक झपकते ही मार गिराना आसान हो। ASRAM मिसाइलें फाइटर जेट के सेंसर्स जैसे रडार हेलमेट माउंटेड दृष्टि से किसी टारगेट के बारे में पूरी जानकारी हासिल करती है, लेकिन ये ऑटोमेटिक सर्च करने और दुश्मन के टारगेट को ट्रैक करने में सक्षम है। रॉयल एयरफोर्स ने लॉन्च विमान की विंग लाइन के मौजूद टारगेट ड्रोन के खिलाफ लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च मोड में सफल ओवर द शोल्डर फायरिंग का प्रदर्शन किया है। मिसाइल को पूरी तरीके से यूरोफाइटर टाइफून टोर्नेडो F-16 के साथ एकीकृत किया गया है। अब इसे F-35 लाइटनिंग 2 में एकीकृत किया जा रहा है। IR मिसाइलें जिन्हें फायर एंड फॉरगेट के रूप में जाना जाता है उसे जगुआर के विभिन्न प्रकार के लड़ाकू विमानों, परिवहन प्लेटफॉर्मों के साथ साथ क्रूज मिसाइलों और मानव रहित हवाई वाहनों में भी लगाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में जगुआर के मौजूदा डेरिन 3 एवियोनिक्स को स्टडी करना, तकनीकी विशेषताओं को विकसित करना, मौजूदा सॉफ्टवेयर एयरफॉर्म विंग पाइपलाइन को संशोधित करना, जमीन और उड़ान टेस्ट करना शामिल है। भारतीय वायुसेना के एंग्लो फ्रेंच सेपकेट जगुआर दुश्मन के इलाके में काफी अंदर तक जाकर तेज स्ट्राइक से हमला करने के लिए जाना जाता है। भारत ने 140 जगुआर फाइटर जेट्स खरीदे थे जिनमें से अभी भी 125 भारतीय वायुसेना की सेवा कर रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स ने करीब 4 दशक पहले जगुआर फाइटर जेट्स को अपने बेड़े में शामिल किया था और उसके बाद से समय समय पर इसके एवियोनिक्स और हथियारों को कई बार अपग्रेड किया गया है और यही वजह है कि अभी भी जगुआर भारतीय सेना के लिए एक विश्वसनीय घातक लड़ाकू विमान बना हुआ है। दुनिया में अभी सिर्फ भारत ही है जो अभी भी जगुआर का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि फ्रांस, UK, ओमान, नाइजीरिया ने जगुआर का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। भारत ने परमाणु गुरुत्वाकर्षण बम पहुंचाने के लिए जगुआर लड़ाकू बमवर्षकों को अपनाया है, जिससे वो अपने परमाणु ट्रायड का एक अनिवार्य हिस्सा बन गए हैं। भारतीय वायुसेना ने राफेल की खरीदने के बाद फ्रांस से 31 डीकमीशन किए गए जगुआर एयरफ्रेम खरीदे थे ताकि उन्हें अपने विमानों के पुर्जों के लिए इस्तेमाल किया जा सके और विमान की लाइफलाइन को बढ़ाया जा सके। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।